organic chemistry, in which I'll try to deliver all those concepts from my own notes copy, which I used to score a marks of 170 out of 180 in NEET. So let's start. जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेई की, सबसे पहले आपको अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टरी अचीव करना है, आपको ऐसा है कि आप 15 में से 13-14 क्वेश्चन ईजिली कर सकें, तो आपको सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। स्टूडेंट्स यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, उन्हें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी टर्मिनोलॉजी पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट जंप कर जाते हैं ये 12th की केमिस्ट्री पे, जैसे कि हेलो एल्केन, अल्काइल हैलाइड अमीन, तो वो आपको कभी समझ नहीं आएगा। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक टाइम इन्वेस्ट करना होगा ये सारे कोर कॉन्सेप्ट पे, और ये सारे टॉपिक को मैं खुद अपने अपकमिंग वीडियोस में कवर करने वाली हूँ, और मैं इसका रेफरेंस मटेरियल वही लेने वाली हूँ जिसको यूज़ करते हुए मैंने इस बार नीट 180 में 170 मार्क्स सिक्योर किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स इन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट, ये आपका सबसे बेसिक इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद रेजोनेंस, फिर मेसोमेरिक, और बहुत सारे इफ़ेक्ट होते हैं जो मैं आपको इन डिटेल अभी बताऊंगी। उसके बाद है हाइपर कंजुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, इससे तो हर साल क्वेश्चन रहते ही हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या एक ट्रिक होता है, हकल्स रूल क्या होता है, उसके एक्सेप्शन क्या हैं, ये सारे चीज़। फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, वैसे तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कार्बो कटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, इसके अलावा कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, वो सब भी होते हैं, पर वो नीट में नहीं आते हैं। तो अभी मेरा स्पेसिफिक टारगेट ये है कि आप उतना ही पढ़ें। आपको देखिए नीट में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, आपको सिलेक्टिव चीज़ें पढ़नी है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे कार्बिन, नाइट्राइन, बेंजीन वो सारे भी पढ़ा दूँ, पर वो नीट में नहीं आते हैं। तो आप अगर इतने में ही अच्छे से कर लें, ये सब के ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर, कब कौन सा कंपाउंड स्टेबल है कब नहीं है, वो अगर आप अच्छे से कर लें तो आपके बेसिक क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे। फिर है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होता है, उन्हें लगता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल तभी होगा जब वो पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसा नहीं है। वो सारे आपके डाउट मैं अभी क्लियर करूँगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी चैप्टर पढ़ें, जैसे एक सबसे पहले आता है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, वो सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन आपके आते हैं तो एडिशन रिएक्शन आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में। उसी तरह से एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप पढ़ेंगे, E1, E2, E1CB, वो सारे आपके आ जाएंगे ये एल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर में। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स अभी क्लियर कर लेते हैं तो वहाँ पे आने वाले रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर कोई भी कोर कॉन्सेप्ट आपको टफ नहीं लगेंगे, आप ईजिली समझ लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारे फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफ़ेक्ट, तो इंडक्टिव इफ़ेक्ट का डेफिनेशन क्या है? इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहता है हमसे, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। मतलब किसी भी एक सिग्मा बॉन्ड में, जैसे कि मान लीजिए ये कार्बन 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 का एक लंबा चेन है, यहाँ पे हम एक एलिमेंट लगा देते हैं, एक एटम लगा देते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन। तो ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। तो ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता होगा। कोई भी एक बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो फ्लोरीन अपने तरफ ये सारे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर ये इस कार्बन से खींच रहा है तो ये कार्बन उसके बाद अपने बगल वाले कार्बन से खींचेगा। तो यही है, ये जो आपने देखा यही है इंडक्टिव इफ़ेक्ट।
तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। अब इंडक्टिव इफेक्ट में 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको किसी भी हालत में याद रखना है। पहला, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो एक परमानेंट इफेक्ट होता है, मतलब अगर एक किसी चेन में, कार्बन के चेन में अगर ये इंडक्टिव इफेक्ट लग गया तो ये परमानेंट है, ये चेंज नहीं होगा। बाकी जो अदर इफेक्ट होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, वो टेम्पररी इफेक्ट होते हैं, वो जब ऑपरेट होंगे कुछ टाइम के बाद वो फिर नहीं, वो चेंज हो जाएंगे, पर ये एक परमानेंट इफेक्ट है। तो नंबर 1 पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। नंबर 2, इट इज़ अ वेरी वीक इफेक्ट। ये एक बहुत ही वीक इफेक्ट है। ये आपको तब समझ आएगा जब आप आगे जाके रेजोनेंस और एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। अगर आपको किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप उस समय इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट अभी आप बेसिक में पढ़ रहे हैं, पर जब आपके फाइनल एग्ज़ाम में नीट या फिर जेई में क्वेश्चन आएंगे और आपको किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बतानी होगी तो आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जो मैंने बनाया था स्पेसिफिकली, और वो ट्रिक है ARHI। मीन्स अगर आपको किसी भी कंपाउंड में स्टेबिलिटी चेक करनी है तो सबसे पहले आप एरोमेटिसिटी चेक करेंगे। अगर वो सेम है तो उसके बाद आप रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, वो भी सेम है, उसके बाद आप हाइपर कंजुगेशन पे आएंगे और एट लास्ट आप इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट वही बात है कि एक वेरी वीक इफेक्ट है। इसे आप किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी में, ये नहीं कि सबसे पहले उठ के आप इंडक्टिव इफेक्ट देखने लग गए, नहीं। सबसे पहले आपको एरोमेटिसिटी देखना है, फिर रेजोनेंस, देन हाइपर कंजुगेशन, और लास्ट में एट लास्ट आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखना है। तो आप इसे ARHI से ARHI से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेट ओनली ऑन सिग्मा बॉन्ड। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, इसका कोई भी पाई बॉन्ड से रिलेशन नहीं है। पाई बॉन्ड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर आप मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, ये एक एल्कीन है, तो यहाँ पे आपका कोई भी, ये मान लीजिए कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्नैच करेगा क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर उसके बाद ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पर ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट करता है, पाई बॉन्ड पे यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ऑल्दो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेशन नहीं आएगी, पर अगर आपको कंसेप्ट समझना है तो आपको कंसेप्ट आप कैसे समझेंगे, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो इंडक्टिव इफेक्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट इज़ अ परमानेंट इफेक्ट। सेकेंड, it is a very weak effect, and third, it operates only in sigma bond, it has no relation with pi bond. नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडक्टिव इफेक्ट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। मतलब इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ पे ऑपरेट करता है वहाँ पे पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होता है। अब पार्शियल चार्ज का मतलब क्या? एक तो होता है कंप्लीट चार्ज, जैसे कि मान लीजिए NaCl है, तो यहाँ पे Na पे पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, तो ये है कंप्लीट चार्ज। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि किसी एक एलिमेंट पे पूरा पॉजिटिव आ गया और किसी एक पे पूरा नेगेटिव आ गया, वैसा नहीं होता। यहाँ पे डेवलपमेंट होता है पार्शियल चार्ज का। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन का चेन है और यहाँ पे एक X है। X को हमने माना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज़ मोर देन Y कार्बन, मतलब कि ये X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला ग्रुप है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये ऑब्वियसली इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचा। अब इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ और इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। यही बात बोल रहा था कि इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पार्शियल चार्ज। पार्शियल चार्ज मतलब इस कार्बन पे स्लाइट नेगेटिव और इस ग्रुप पे स्लाइट नेगेटिव और इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव है तो ये अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
तो इसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इस पे भी अब स्लाइड पॉजिटिव आया। अब इस पे स्लाइड पॉजिटिव आया तो इसने अपने बगल वाले से इलेक्ट्रॉन खींचा, तो इस कारण से इस पे स्लाइड पॉजिटिव आया। और यहाँ पे डेल प्लस इज़ मोर देन डेल डेल प्लस एंड इट इज़ मोर देन ट्रिपल डेल प्लस। देखिए यहाँ पे इस कार्बन पे जो पॉजिटिव आया वो कंपैरेटिवली इस कार्बन के पॉजिटिव से ज़्यादा है। वही मैंने यहाँ पे बताया है कि इस कार्बन पे जो एक डेल प्लस है वो इस कार्बन के डबल डेल प्लस से ज़्यादा है, और इस कार्बन के डबल डेल प्लस की वैल्यू इस कार्बन के ट्रिपल डेल प्लस की वैल्यू से ज़्यादा है। मतलब इस कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ वो इसके पार्शियल पॉजिटिव से ज़्यादा है, और वो इसका पार्शियल पॉजिटिव इसके वाले से ज़्यादा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आइए। अब मान लीजिए Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन है, तो अगर ये हाइड्रोजन है मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। EDG मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे आ जाएगा डेल प्लस और इस पे आएगा डेल माइनस। अब अगर इस पे माइनस आया तो इसके बगल वाला कार्बन फिर से इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे आ जाएगा डबल डेल माइनस। अब इस पे डबल डेल माइनस आया तो इसके बगल वाला फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस पे आ जाएगा ट्रिपल डेल माइनस। सिमिलरली डेल माइनस इज़ ग्रेटर देन डबल डेल माइनस इज़ ग्रेटर देन ट्रिपल डेल माइनस, क्योंकि जो भी ग्रुप के ज़्यादा नज़दीक होगा उस पर वो इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे ये डेल प्लस ज़्यादा है इन दोनों से, उसी तरह ये डेल माइनस ज़्यादा है इन दोनों से। नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस, ऑपरेट ओनली अप टू 3 कार्बन। अब ऐसा नहीं है कि आप इस कार्बन की अनलिमिटेड इनफाइनाइट चेन बना दीजिए और इस तरह के डेल 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 करके लिखते जाइए, तो वैसा नहीं होता है। इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है और ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्टेंस के साथ ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये ज़्यादा फिर कम फिर और कम, तो ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज़ करता है और ये अप टू ओनली 3rd कार्बन तक ये वैलिड होता है। 3rd कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट 10 to 0 हो जाता है। अब व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। हम इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ तो रहे हैं पर इसका यूज़ क्या है, तो आपको इसका यूज़ क्वेश्चंस में दिखेगा जब आप देखेंगे। इट इज़ यूज टू प्रेडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी कि आप इसका इंडक्टिव इफेक्ट का यूज़ करते हुए किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को पता कर सकते हैं। Second, it is used to know the acidic or basic nature. Not only acidic, it is also used to predict the basic nature. So it's used to predict the acidic nature of compounds. And number 3rd, it is used to know the Ka. आपको पता होगा कि acidic character is directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa. तो इंडक्टिव इफेक्ट से आप जान सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड का Ka वैल्यू और Ka वैल्यू का ऑर्डर क्या है। आपको किसी भी कंपाउंड में ये एम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और यहाँ तक ये नीट में भी आता है। आपको बहुत सारे कंपाउंड दे दिए जाएंगे ABCD और आपको उसको ऑर्डर में अरेंज करना होगा इन द ऑर्डर ऑफ pKa। तो pKa से पहले आपको उसको Ka के ऑर्डर में अरेंज करना होगा और Ka के लिए आपको स्टेबिलिटी एसिडिक नेचर जानना होगा और एसिडिक नेचर आप इंडक्टिव इफेक्ट से जान सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट के और भी सारे एग्जाम्पल दूंगी। ये तो मैंने आपको अभी सिर्फ कंसेप्ट और थ्योरेटिकल अप्रोच बताया है। अब नीट में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑल द PYQs ऑफ नीट एंड एम्स एंड इवन JEE मेंस, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर नेक्स्ट हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये सारे GOC के बेसिक कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर हम जाएंगे हाइड्रोकार्बन और उसके बाद फिर हम 12th के ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे।